नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आजकल महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनमें काफी नजदीकियां दिख रही हैं, या इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में लगातार उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे जो एक समय में कोई ऐसा मौका नहीं चूकते थे जिसमें वो देवेंद्र फडणवीस को बेइज्जत कर सके। जब भी मौका मिलता था वो देवेंद्र फडणवीस को बेइज्जत करते थे, जो महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। कोई एक मौका नहीं छोड़ते थे। कब कब उन्होंने ये सब किया, ये आपको बताऊंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ जो मैं ये कह रही हूं कि अब उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या आप किसी बदलाव की अभी आहट सुन रहे हैं, या 2029 से पहले अब कुछ नहीं होने वाला, तब तक सब कुछ शांत रहेगा महाराष्ट्र में। दरअसल उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद 2 बार मुलाकात कर चुके हैं अभी तक देवेंद्र फडणवीस से। पहले जो मिलने के लिए राजी नहीं होते वो 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, और उसके बाद अब जो मुखपत्र है सामना, उसमें देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है। सोचिए, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ उद्धव ठाकरे के सामना में की गई है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी भी परेशान हैं, इसको लेकर शरद पवार भी परेशान हैं। सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे पाला बदलने वाले हैं, क्या उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के पास जाने वाले हैं, क्या बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ऐलान कर चुके हैं कि वो बीएमसी का चुनाव इंडिया अलायंस के साथ बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और ये उन्होंने सबसे बड़ा संकेत दिया है कि भाई आप अपनी राह देखो, हम तो अपना रास्ता देख रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले 5 साल में किस तरह के संबंध रहे हैं उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच। 2088 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे के पास महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 20 सीटें मिली थी। और अगर विपक्ष का नेता चाहिए तो 10% आपके पास विधायक होने चाहिए, यानी 29 विधायक होने चाहिए मिनिमम। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके पास मात्र 20 विधायक हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाए, क्योंकि इससे उनको तमाम सुविधाएं मिलेंगी, मंत्री का दर्जा मिलेगा। इसीलिए वो अब अपने बेटे के लिए बार बार देवेंद्र फडणवीस के पास जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, किसी तरह से बीजेपी ये बात मान ले और आदित्य ठाकरे को नेता प्रतिपक्ष बना दे, भले ही उनके पास नंबर्स ना हो। और इसीलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसे कहते हैं पुत्रमोह। पुत्रमोह में वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी की भले ही नैया डूब गई हो, उनकी पार्टी भले ही किसी लायक ना बची हो, उनकी पार्टी भले ही 288 में से सिर्फ 20 सीट पर सिमट गई हो, लेकिन उनके बेटे का रुतबा बना रहे। और इसीलिए बार बार वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि देवेंद्र फडणवीस की बेइज्जती करने का कोई मौका उद्धव ठाकरे नहीं छोड़ते थे। 2019 के चुनाव के पहले की घटना है। अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे। अमित शाह ने कहा कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मिल लेते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मिलना है तो मातोश्री ही आना होगा। वो उद्धव ठाकरे जो अब दिल्ली आकर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, वो सिल्वर ओक जाकर शरद पवार से मिलते हैं। वो उद्धव ठाकरे अब मातोश्री में किसी को नहीं बुलाते हैं। अब मातोश्री में उनसे मिलने कोई नहीं आता है, लेकिन तब उन्होंने अमित शाह के सामने शर्त रखी कि आपको मातोश्री आना पड़ेगा। अमित शाह बाल ठाकरे का बहुत सम्मान करते थे। उस सम्मान को देखते हुए वो उनसे मिलने चले गए, उनके साथ में गए देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को कमरे के बाहर बैठना होगा, यानी उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होंगे। सोचिए, बीजेपी की महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी हैं देवेंद्र फडणवीस। पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2019 का चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा गया था। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर ही
बीजेपी ने 2019 का चुनाव लड़ा और उसके पहले वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें बाहर बैठना होगा। यानी उनकी पूरी तरह से बेइज्जती की गई और अब वही उद्धव ठाकरे बार बार मिलने जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछला वाला, उसमें गठबंधन में शिवसेना उस वक्त संयुक्त थी, शिंदे वाली गुट अलग नहीं हुआ था, एक साथ था और बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा। बीजेपी को 105 सीट और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे पलट गए, उनकी महत्वाकांक्षा जागी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और गठबंधन टूट गया। अजीत पवार के साथ शपथ ली, एनसीपी के अजीत पवार साथ आए कुछ विधायकों को लेकर। 5 दिन के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद फिर दोबारा से जब सरकार बनी, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर जब सरकार बनी तो उसके बाद इंडी अलायंस या कह लीजिए तब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, जिसमें एनसीपी शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उस समय तो शिवसेना एक ही थी, एनसीपी भी एक थी, अजीत पवार भी साथ में थे और कांग्रेस साथ में आए और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। 2022 में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हो गए। नई सरकार में शिंदे मुख्यमंत्री बने, फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। उस समय शिवसेना को तोड़ने का आरोप भी देवेंद्र फडणवीस पर ही उद्धव ठाकरे ने लगाया था। महाराष्ट्र में शिंदे के साथ कोऑर्डिनेट करने में फडणवीस ने बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि 2023 में शरद पवार की पार्टी टूटी। इसका जिम्मा भी किसको दिया गया, जिम्मेदार किसको माना गया? देवेंद्र फडणवीस को। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सब बगावत के बावजूद भी शरद पवार और उद्धव के साथ कांग्रेस गठबंधन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अच्छा स्ट्राइक रेट रहा इनका। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट शिंदे शिवसेना से कम रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था महाविकास आघाड़ी ने। अब दरअसल फडणवीस क्यों अच्छे लग रहे हैं उद्धव ठाकरे को? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाहिए, जो मैं आपको बता चुकी हूं अपने बेटे के लिए, वो ये कुर्सी चाहते हैं। साथ ही बीएमसी चुनाव सर पर हैं, जो सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जो शिवसेना है उसके लिए जो ब्रेड एंड बटर है, उसको इतना विधानसभा चुनाव से शायद फर्क नहीं पड़े जितना बीएमसी के चुनाव से फर्क पड़ता है। 1996 में यहां उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत रही है तब से, और उनकी नजर इस पर है कि इस बार भी उनकी पार्टी जीते और इसीलिए सब जोड़तोड़ किए जा रहे हैं। पवार की रणनीति पर अब दरअसल चलने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, हालांकि उनको लोग कहते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में भी सिर्फ एक ही जगह के बड़े नेता हैं। पवार जो राजनीतिक कैलकुलेशन करते हैं उनके वो ये है कि 1998 में सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की और 1999 में कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करके आ गए और 2004 में पवार खुद भी मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बने। यानी जिस सरकार से सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हुए थे, 98-99 में उसी कांग्रेस के साथ आ गए। तो यही रणनीति अब उद्धव ठाकरे भी अपनाना चाहते हैं। वैसे भी कहा ही जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अब उद्धव ठाकरे की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है ये देखना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को नजर आ रहा है कि उनकी राजनीतिक वजूद जो है उनका वो खत्म हो रहा है। राजनीतिक वजूद पर सवाल उठ रहे हैं, खुद उनके कार्यकर्ता अब नाराज हो रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि जो संजय राउत हैं, जिन्होंने पूरी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे को डुबोया है, पूरा श्रेय आप उनको दे सकते हैं शिवसेना को डुबोने का, उनकी भी अंदर खाने खबर यह है कि शायद उनकी आरती उतारी गई। आप समझ सकते हैं क्या किया गया। अब ये खबर कितनी सच है कोई नहीं जानता, क्योंकि कैमरों के बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई बाहर आके इस बारे में बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ ना तो कुछ तो हुआ है जिसकी पर्देदारी है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।